कैसे हैं दोस्तों? आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जानता हूं थोड़ा विलंब जरूर हो रहा है, बीच में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण वीडियो नहीं डाल पाया मैं, लेकिन आज से रेगुलर रहेंगे हम और आप, क्योंकि सामने है आपके ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती परीक्षा और 26,234 पदों पर सिपाही भर्ती परीक्षा और ऐसी तमाम भर्ती परीक्षा आपके सामने हैं। तो आज की जो वीडियो है वह हमारे इतिहास के सेशन की ही है और हम इतिहास के वर्गीकरण को पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा इतिहास के मूलभूत तत्वों के बारे में, यानी कि इतिहास का आधार क्या है, किस आधार पर इतिहास को परिभाषित किया गया, हम इतिहास का जनक किसे कहते हैं, आधुनिक इतिहास का जनक किसे कहते हैं, इतिहास दर्शन का जनक किसे कहते हैं, और ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर विभाजित इतिहास का विभाजन किसने प्रस्तुत किया। इन सभी बातों को हम पढ़ चुके हैं। आज हम बढ़ाएंगे उसी सेशन को आगे। और आप सभी जानते हैं इतिहास के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा जा चुका है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन तीनों कालों के बारे में हमने संक्षिप्त चर्चा कर लिया है अपने पिछली वीडियोस में, लेकिन आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है इतिहास में वह शुरू होगा प्राग ऐतिहासिक काल से। तो हेडिंग डाल लीजिए प्राग ऐतिहासिक काल। अब अगर प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए दोस्तों, तो मैंने आपको इसका समय काल भी बताया है जो एनसीईआरटी मानती है, जो आपके आगामी परीक्षाओं में सही माना जाएगा। जो तथ्य है इसके समय काल को लेकर वह माना जाता है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक एक लंबा समय काल है। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक। आप सभी जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को हम एक उपनाम यानी पाषाण काल या पत्थरों के काल के रूप में जानते हैं। अब पत्थरों का काल है तो पढ़ना किसके बारे में है? पत्थरों के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बताया है कोई भी लिखित साक्ष्य आपको नहीं पढ़ने हैं यानी कि लिखित साक्ष्य का अभाव आपको किस काल में देखने के लिए मिला है? तो वह है प्राग ऐतिहासिक काल। इसके साथ ही साथ प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए हम किन तत्वों पर निर्भर हैं यह भी मैं आपको बता चुका हूं, और वह है पुरातात्विक स्रोत। प्राग ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक निर्भरता जो है हमारी वह किस पर है? पुरातात्विक स्रोतों पर है। प्राग ऐतिहासिक काल में हम पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे पत्थरों के कालों का, और इसके साथ ही साथ किस तरह से मानव का उद्भव और विकास प्रारंभ हुआ, किस काल में यह घटना घटित हुई, और उसके बाद किस तरह से मानव ने अपने जीवन को एक नए आयाम पर विकसित किया, और हम सबके सामने आधुनिक मानव का जो स्वरूप है किस तरह से इसको लगा आधुनिक स्वरूप पाने में। इन सभी बातों की चर्चा हम इसी वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। प्राग ऐतिहासिक काल का सीधा सा अर्थ है पाषाण काल या पत्थरों का काल। आप इसको अपनी समझदारी के अनुरूप लिख भी सकते हैं, पाषाण काल। नहीं तो आप कहने लगे कि सर आपने सिर्फ प्राग ऐतिहासिक काल बताया और पाषाण काल तो बताया ही नहीं हमें, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार तो मैं हो जाऊंगा, आप तो छुट्टी पा जाएंगे कह के। बशर्ते पाषाण काल की बात की जाए तो पाषाण काल को सीधे शब्दों में हम समझ नहीं सकते, आसानी से समझ नहीं सकते, क्योंकि जो टाइम ट्रेवलेंस है, जो समय लगा है इस काल को चलने में, वह 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक लगा है। तो इसलिए हम इसके आसान विभाजनों को देखेंगे जो इसको महत्वपूर्ण रूप प्रदान करते हैं और जिससे हमें प्राग ऐतिहासिक काल को जानने में और भी आसानी होती है। प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया: पूरा पाषाण काल, दूसरा विभाजन आपने देखा मध्य पाषाण काल, और तीसरा विभाजन आपने देखा नव पाषाण काल का। ये तीनों विभाजन मैं बता चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में, लेकिन इस बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे आपके आगामी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आप 3 विभाजन देख रहे हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें से पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो विभाजन है प्राग ऐतिहासिक काल में, वह वर्ष 1863 में दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया? तो एक इतिहासकार थे सर जॉन लुबाक। इस बात को नोट कर लीजिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि पाषाण काल को 2 भागों में, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में किसने विभाजित किया? तो आपके पास एक नाम है, वर्ष 1863 ईस्वी में सर जॉन लुबाक के द्वारा प्राग ऐतिहासिक काल को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया।
पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब क्योंकि बीच में आपका मध्य पाषाण काल भी आपको दिख रहा है, तो आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर होगा कि आखिर जब 1863 में जॉन लुबाक ने प्राग ऐतिहासिक काल को सिर्फ दो भागों में बांटा, पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल को किसने जोड़ा? तो जान लीजिए, वर्ष 1870 में एक इतिहासकार थे सर एडवर्ड लारतेत। सर एडवर्ड लारतेत ने वर्ष 1870 ईस्वी में प्राग ऐतिहासिक काल में तीसरा विभाजन जोड़ा, मध्य पाषाण काल का। क्यों जोड़ा? क्योंकि इन्होंने फ्रांस की घाटियों का एक यात्रा किया और उन यात्राओं के दौरान इन्हें वर्ष 1870 में मध्य पाषाण काल में जो उपकरण निर्मित हुए थे उसके पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए फ्रांस की घाटी से, और उसी के दौरान इन्होंने मध्य पाषाण काल का विभाजन 1870 में प्राग ऐतिहासिक काल में जोड़ा। और तब से वर्ष 1870 से हम जो प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ रहे हैं वह तीन भागों में पढ़ रहे हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये इतनी चीज़ें हमारी बेसिक हो गई, नोट कर लीजिए। और आज की मेन हेडिंग डालिए, पुरा पाषाण काल। आज हम शुरू करेंगे पुरा पाषाण काल। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज जो मैं पुरा पाषाण क्लास की क्लास ले रहा हूं दोस्तों, इससे ऊपर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में कोई भी प्रश्न कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो भी बताने जा रहा हूं ये सब प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित आधारभूत तथ्य हैं, साथ ही साथ जो कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे प्रश्न मिलेंगे। उन्हीं बातों को मैं लेके आगे बढ़ूंगा, क्योंकि यही आपके परीक्षाओं को सबसे मजबूत नींव प्रदान करेंगे। तो हेडिंग डालिए, आज की मेन हेडिंग रहेगी पुरा पाषाण काल। अब मैंने आपको तीन विभाजन बताए हैं प्राग ऐतिहासिक काल के, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जिसमें से पुरा पाषाण काल का जो समय काल रहा है यह भी मैं आपको बता चुका हूं कि पुरा पाषाण काल का जो समय काल रहा है यह रहा है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। यही अनुमन्य है और यही माना जाता है। बाकी मध्य पाषाण काल आपका चलता है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल आपका चलता है 4,000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व तक। क्लियर है? बात करते हैं पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल प्रारंभिक रूप में एक उपनाम से जाना जाता है, जिसको आप जानते हैं आखेटक काल के रूप में। तो सबसे पहला प्रश्न जो पुरा पाषाण काल से बनता है वह यही है कि आप प्राग ऐतिहासिक काल में या सबसे प्राचीन काल में किसे आखेटक काल के रूप में जानते हैं? तो आखेटक काल के रूप में जाने जाने वाला काल कौन सा है? पुरा पाषाण काल। क्यों? क्योंकि इस समय मानव का उद्भव और विकास प्रारंभ हुआ था और इसी समय मनुष्य ने अपने जीवन की नींव रखी थी। तो जीवन की नींव रखने के साथ ही साथ उसने अपने जीवन को बचाने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ी, और भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सबसे पहले मनुष्य ने जो स्टार्ट किया कार्य वह था शिकार। वो दूसरों का शिकार करता था, जानवरों का, छोटे छोटे जानवरों का शिकार करता था, और उनके शिकार से जो मांस प्राप्त होता था उन्हें खाकर अपनी जीविका चलाता था, अपने जीवन को बचाता था। तो किस काल को आखेटक काल के रूप में जाना जाता है? तो वह है आपका पुरा पाषाण काल। यानी पुरा पाषाण काल का एक और नाम है जिसको आप कहते हैं आखेटक काल के रूप में। ठीक है? और उसके बाद जीवन कैसा था? पुरा पाषाण काल के जीवन की बात की जाए तो जब मनुष्य का उद्भव और विकास हुआ होगा तो अचानक तो इंसान ने घर बनाया नहीं होगा, काफ़ी समय लगा होगा घर बनाने के प्रारूप को लाने में। पहले वह पेड़ों के नीचे रहा होगा, गुफाओं के नीचे रहा होगा, पत्थरों से छुप के रहा होगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं धीरे धीरे जब उसके मानसिक स्थिति में सुधार हुआ, मानसिक बदलाव हुआ और वह बुद्धि उसकी विकसित होने लगी, तब कहीं ना कहीं उसे आश्रय के रूप में आश्रम और घर के निर्माण के कार्य की नींव पड़ी होगी। तो जीवन जो था इस समय का, पुरा पाषाण काल का, वह था यायावर प्रकृति का। यायावर प्रकृति का मतलब होता है घुमंतु प्रकृति, यानी कि इस समय का मानव इधर उधर घूमकर अपने जीवन को बचा रहा था ताकि वह शिकार को खोज सके और शिकार करके अपने पेट को भर सके और अपने जीवन को बचा सके। तो पुरा पाषाण काल में दो चीज़ें आप जानते हैं। पुरा पाषाण काल को आप आखेटक काल के रूप में जानते हैं, जिसमें इंसान एक दूसरे का शिकार करके अपने जीवन को बचाता था,
और उसका जो जीवन था वह यायावर और घुमंतु प्रकृति का था, यानी कि वह इधर उधर घूमकर अपने जीवन को संरक्षण प्रदान करता था। ऐसा तो होगा नहीं कि अगर इंसान जानवरों का शिकार करता रहा होगा तो जानवरों ने इंसानों का शिकार नहीं किया होगा। अब छोटे छोटे जानवरों का शिकार तो इंसानों ने आसानी से कर लिया होगा, लेकिन अगर शेर सामने आ गया तो बब्बर शेर से कौन लड़ेगा? इंसान के पास हथियार भी बनाने की क्षमता ना थी। तो जब इंसानों ने पशुओं के ऊपर शिकार किया, पशुओं का शिकार किया, उनके मांसों को प्राप्त किया, तो उस समय जीवों की उत्पत्ति तो चल ही रही थी। तो बड़े बड़े विशालकाय जानवरों ने मनुष्यों का भी शिकार किया और मनुष्यों का शिकार करके उन्होंने अपने जीवन को बचाया। यानी कि जो प्रकृति का नियम है वह एकदम बैलेंस के रूप में चल रहा था, एक समुचित तरीके से चल रहा था। इंसान पशुओं का शिकार कर रहा था और जो खतरनाक और मांसाहारी पशु थे वह मानव का शिकार कर रहे थे। तो प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन अब क्योंकि बुद्धि का विकास मानव में सबसे पहले हुआ, तो उपकरणों का निर्माण कौन करेगा? मानव ही करेगा, क्योंकि उसके पास हाथ है। अब जानवर तो करेगा नहीं, उसके पास तो 4 पैर ही है। लेकिन जीवों से ही इवॉल्यूट होकर मानव का उद्भव हुआ, यानी कि कई सदियां लग गई मनुष्य को मनुष्य बनने में। तो इस प्रक्रिया के दौरान जो उपकरण भी निर्माण हुए वह किसके द्वारा निर्मित किए गए? मनुष्यों के द्वारा उपकरण निर्मित किए गए। और इन्हीं उपकरणों के आधार पर हम तीनों कालों को पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल को। क्योंकि हमें लिखित साक्ष्य तो प्रागैतिहासिक काल में प्राप्त ही नहीं हुए हैं। मिले क्या हैं? हमें मिले हैं उस समय के प्राप्त उपकरण। नव पाषाण काल में जो खेती प्रारंभ हुई, खेती के साक्ष्य मिले। मध्य पाषाण काल से हमें पशुपालन के भी साक्ष्य मिले। तो ये सारे प्रारूप थे, क्योंकि लिखित साक्ष्य नहीं मिले, हमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत मिले हैं बस प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। तो पहले 2 प्रश्न आपके सामने हैं। पुरा पाषाण काल को किस काल के रूप में जानते हैं? आखेटक काल के रूप में। पुरा पाषाण काल का जीवन कैसा था? यायावर या घुमंतु प्रकृति का था। इसके बाद जो सबसे अहम प्रश्न बनाया जाता है, प्रथम प्रागैतिहासिक औजार, यानी प्रथम प्रागैतिहासिक औजार का मतलब हो गया प्रागैतिहासिक काल का औजार किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं उपकरणों का निर्माण चल रहा था। तो मनुष्यों ने पशुओं से अपने बचाव के लिए किस उपकरण का प्रयोग सबसे पहले किया? क्योंकि वर्ष 1863 में सर रॉबर्ट ब्रुसफुट के द्वारा हस्तकुठार यानी कि कुल्हाड़ी की खोज की गई, तो इतिहासकारों ने उसे ही प्रथम प्रागैतिहासिक औजार मान लिया। जबकि उस समय अन्य औजार भी चल रहे थे समाज में, उन्हीं को हमें आगे पढ़ना है। लेकिन क्योंकि उपकरणों में या औजारों में सबसे पहले जो उपकरण खोजा गया वह कुल्हाड़ी या हस्तकुठार था, इसीलिए इतिहासकार प्रथम प्रागैतिहासिक औजार के रूप में किसे मानते हैं? तो आपका उत्तर होगा हस्तकुठार। हस्तकुठार को ही हैंड-एक्स बोलते हैं और जिसे आप हिंदी में कहते हैं कुल्हाड़ी। तो प्रथम प्रागैतिहासिक औजार किसे कहा जाता है? तो हस्तकुठार को कहा जाता है, जिसको आप कुल्हाड़ी के नाम से जानते हैं। ये हो गई पुरा पाषाण काल से संबंधित कुछ मुख्य बातें। लेकिन पुरा पाषाण काल इतने में ही तो खत्म हो नहीं सकता। जैसे कि आपने पढ़ लिया, पुरा पाषाण काल को आखेटक काल के रूप में जानते हैं। इस समय का जीवन यायावर और घुमंतु था और इस समय का सबसे प्रथम प्रागैतिहासिक औजार हस्तकुठार था। बातें यही नहीं आई, सबसे पहले इंसान ने कुल्हाड़ी तो बनाया नहीं होगा, कई और उपकरण बनाए होंगे। बस वही जो उपकरण प्राप्त हुए हैं प्रागैतिहासिक काल के, उन्हीं को हमें पढ़ना है और इन्हें हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पुरा पाषाण काल का जो 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय काल है, इसको 3 अलग कालों में विभक्त किया गया है, क्योंकि उस समय अलग अलग उपकरण समाज में चल रहे थे। तो उपकरणों के आधार पर ही हम पुरा पाषाण काल को 3 भागों में विभक्त करते हैं। बस इसको नोट कर लीजिए, फिर हम विभाजन देखते हैं। मैंने आपको बताया पुरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है बेटा? तो 3 भागों में। पहले भाग को हम कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज या निम्न पुरा पाषाण काल, जिसका समय काल है 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व।
लगभग 25 लाख का समय काल है ये। 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व तक की घटना है ये निम्नपुरा पाषाण काल जिसे आप कहते हैं। निम्नपुरा पाषाण काल में 3 पद्धतियां चल रही थी उपकरणों को बनाने की। बस उन्हीं पद्धतियों को हमें पढ़ना है और जानना है कि ऐसे कौन कौन सी पद्धतियां हैं जो निम्नपुरा पाषाण काल में प्रचलित थी, या मध्यपुरा पाषाण काल में प्रचलित थी, या फिर उच्चपुरा पाषाण काल जो आया उसमें कौन सी पद्धतियां प्रचलित थीं। निम्नपुरा पाषाण काल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था। मैंने विश्व के संदर्भ में बताया था आपको कि विश्व में प्रथम साक्ष्य निम्नपुरा पाषाण काल के कहां से प्राप्त हुए, और मैंने आपको यह भी बताया था भारत में निम्नपुरा पाषाण काल से संबंधित प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इन दोनों बातों को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर विश्व में प्रथम साक्ष्य की बात करें निम्नपुरा पाषाण काल में निर्मित उपकरणों की, तो सबसे पहला साक्ष्य मिला हमें फ्रांस में। फ्रांस में एक घाटी है जिसका नाम है अबेबिल। अबेबिल घाटी से ही हमें सबसे पहले निम्नपुरा पाषाण काल संबंधी उपकरण प्राप्त हुए। इसीलिए विश्व में प्रथम साक्ष्य जो माने जाते हैं निम्नपुरा पाषाण काल के, वह फ्रांस के अबेबिल घाटी से माने जाते हैं। भारत में साक्ष्य की बात करें तो भारत में सोहन घाटी का क्षेत्र, जो कि आपका मिर्जापुर और सोनभद्र का क्षेत्र है, इसको आप लिख भी सकते हैं मिर्जापुर सोनभद्र, इन क्षेत्रों से प्रथम निम्नपुरा पाषाण कालिक उपकरण प्राप्त किए गए। दूसरी बात, निम्नपुरा पाषाण काल में जो संस्कृति प्रचलन में थी जिससे उपकरण बनाए जाते थे, उस समय 2 संस्कृतियां प्रचलन में थी। उन दोनों संस्कृतियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले संस्कृति को आप कहते हैं चापर चापिंग व पेबुल संस्कृति, और दूसरे को आप कहते हैं हस्त कुठार संस्कृति। ये 2 संस्कृतियां विद्यमान थी उस समय उपकरण बनाने की। पहली जो पद्धति थी या संस्कृति थी उसे हम बोलते हैं चापर चापिंग व पेबुल संस्कृति। अब चापर चापिंग व पेबुल संस्कृति क्या है यह भी जानना हमारे लिए विशिष्ट जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रागैतिहासिक काल में चापर किसे कहते थे, या चापिंग किसे कहते थे, या पेबुल किसे कहते थे। तो आपका सीधा सा जवाब होगा चापर वे उपकरण होते हैं जो एक धार वाले उपकरण होते हैं, यानी कि निम्नपुरा पाषाण काल में वे सभी उपकरण जिनके एक तरफ धार हुआ करता था उन्हें ही चापर उपकरण बोले गए हैं। जैसे आपने नाइफ देखा होगा, चाकू देखा होगा, तो एक तरफ एक ही सतह पर एक सतह धार वाली दिखती होगी आपको। तो जितने भी एक सतह पर धार वाले उपकरण होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं चापर उपकरण। फिर आपने रामपुरी चाकू देखा होगा, रामपुरी चाकू के दोनों तरफ धार होता है, देखा ही होगा। तो जितने भी 2 धार वाले उपकरण होते हैं उन्हें हम बोलते हैं चापिंग उपकरण। एक धार वाले जितने भी उपकरण बनाए गए निम्नपुरा पाषाण काल में उन्हें चापर उपकरण कहा जाता था। जितने भी 2 धार वाले उपकरण बनाए गए उन्हें चापिंग उपकरण कहा जाता था। जबकि पेबुल की बात की जाए तो नदियों के बहाव से जो पत्थर चिकने व सपाट हो जाते थे उन्हीं को हम बोलते थे पेबुल उपकरण या पेबुल संस्कृति। क्योंकि इनका निर्माण चापर चापिंग व पेबुल संस्कृति के आधार पर हुआ है, इसलिए हम इन्हें एक धार वाले, 2 धार वाले व ऐसे उपकरण जो नदियों के बहाव से चिकने व सपाट हो गए हैं उन्हें हम इस संस्कृति के अंतर्गत रखते हैं। दूसरी बात, हस्त कुठार संस्कृति की बात की जाए तो हस्त कुठार संस्कृति का जो प्रारूप हमें प्राप्त हुआ भारत में, भारत के संदर्भ में ही बात की जाए, क्योंकि अगर हस्तकुठार संस्कृति के विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में एक शहर है एसुलियन, जो कि फ्रांस में ही है। एसुलियन से विश्व में इसके साक्ष्य प्राप्त किए गए। लेकिन भारत के संदर्भ में मद्रास के 2 क्षेत्र हैं, उसे आप देख लीजिए। मद्रास में 2 शहर हुआ करते थे, एक का नाम है वाद मदुरई और दूसरा अतिरमपक्कम। इन दोनों क्षेत्रों से हस्तकुठार संस्कृति में निर्मित उपकरण प्राप्त किए गए। अगर अब आप हस्तकुठार संस्कृति में निर्मित उपकरणों की बात करें, जैसे आपने चापर चापिंग व पेबुल उपकरण की बात की, तो चापर 1 धार वाले, चापिंग 2 धार वाले व पेबुल
नदियों के बहाव से चिकने व सपाट होने वाले पत्थर उपकरण हुआ करते थे। उसी प्रकार हस्तकुठार संस्कृति में 3 प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे। इन तीनों के नाम ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला तो हस्तकुठार संस्कृति है, तो पहला उपकरण ही आपका हो जाएगा हैंड एक्स यानी कि कुल्हाड़ी। दूसरा होता है तछड़ी और तीसरा है खुरचनी। इंग्लिश में हस्तकुठार को हैंड एक्स बोला जाता है, तछड़ी को क्लेवर बोला जाता है और खुरचनी को स्क्रीपर बोला जाता है। आपने गांव में खुरपा देखा होगा, खुरपा से घास छिलने का काम किया जाता है गांव में, तो खुरचनी को स्क्रीपर बोला जाता था, यानी कि उस समय का खुरपा खुरचनी हुआ करता था। तछड़ी जिससे आप बड़े बड़े पेड़ों को काट सकते थे, लेकिन तलवार के आकार की तछड़ी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो भारत में हस्तकुठार की जो संस्कृतियां प्राप्त की गई वह मद्रास के 2 स्थलों से सबसे पहले प्राप्त की गई, मदुरई, वाद मदुरई और अतिरमपक्कम। हस्तकुठार संस्कृति में 3 प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे, हैंड एक्स यानी हस्तकुठार, तछड़ी और खुरचनी। जबकि निम्न पाषाण काल में 2 संस्कृतियां प्रचलित थीं, एक चापर चापिंग व पेबुल संस्कृति और दूसरी हस्तकुठार संस्कृति। इतनी चीज़ें हमारी निम्न पाषाण काल से संबंधित है जो एग्जामों में पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न पाषाण काल का विश्व में सबसे प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आपका उत्तर होगा फ्रांस की अबेबिल घाटी में। दूसरा पूछ लिया जाएगा निम्न पाषाण काल के भारत में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त किए गए, तो सोहन नदी घाटी क्षेत्र से, जो कि मिर्जापुर व सोनभद्र का क्षेत्र है। और निम्न पाषाण काल में कितनी संस्कृतियां प्रचलन में थी, तो 2 आपको, एक पहला दिख रहा होगा चापर चापिंग व पेबुल संस्कृति और दूसरा हस्तकुठार संस्कृति। चापर क्या था, चापर 1 धार वाले उपकरण हुआ करते थे। चापिंग क्या है, चापिंग 2 धार वाले उपकरण हुआ करते थे। और पेबुल क्या है, पेबुल वे उपकरण हैं जो नदियों के बहाव से चिकने व सपाट हो जाते हैं। बचपन में आपने गेम खेला होगा, कीत कीतता करके ऐसे समोसा टाइप का बना के छोटा सा एक पत्थर लेते थे जो चिकना होता था, सपाट होता था, और उसे फेंक के आप आगे बढ़ते थे। मैंने तो बहुत बार खेला है, मेरी छोटी बहन थी, मेरा बाल पकड़ के मुझे अपने साथ खिलाती थी, तो आप भी खेले होंगे। तो इस प्रकार से पेबुल उपकरण वो उपकरण थे जिनसे छोटे छोटे जानवरों का शिकार करना आसान होता था, जिन्हें फेंक करके जानवरों को घायल किया जा सकता था। सामान्यतः यही बात है पेबुल के लिए, ठीक है। हस्तकुठार में 3 उपकरण बनते थे, हस्तकुठार, तछड़ी और खुरचनी। अब हम देखते हैं निम्न पाषाण काल से और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि निम्न पाषाण काल क्योंकि पत्थरों का काल था और इसी काल में मानव का उद्भव और विकास प्रारंभ हुआ, तो मानव के उद्भव और विकास से भी प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाता है, क्योंकि निम्न पाषाण काल में ही मानव का उद्भव और विकास प्रारंभ हुआ था। तो हम एक संदर्भ में मानव का उद्भव और विकास भी देख लेंगे छोटे शब्दों में। निम्न पाषाण काल में ही मानव का उद्भव और विकास प्रारंभ हुआ। तो पहला प्रश्न जो बनता है मानव के उद्भव और विकास से, कि सबसे पहला मानव कौन था, यानी कि उसको कोई नाम दिया गया होगा जो सबसे पहले अवतरित मानव हुआ। धरती पर जो मानव सबसे पहले आया उसे कोई विशिष्ट नाम दिया गया। बस यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि धरती पर अवतरित होने वाला प्रथम मानव कौन था, तो आपको एक नाम मिलेगा रामापिथेकस। रामापिथेकस मानव को धरती पर अवतरित होने वाला प्रथम मानव कहा जाता है। कुछ किताबों में आपका इसका एक विशिष्ट नाम भी मिलता है जिसे आप कहते हैं पिंथ्रोपिथेकस। यानी रामापिथेकस के 2 नाम हैं। प्रारंभिक मानव जो सबसे पहले धरती पर अवतरित हुआ उसके 2 नाम हैं, रामापिथेकस या पिंथ्रोपिथेकस। अगर आपको ऑप्शन में रामापिथेकस मानव ना दिखाई दे तो आपको पिंथ्रोपिथेकस जरूर दिखाई देगा। यानी रामापिथेकस मानव वह मानव है जो धरती पर सबसे पहले मानव के रूप में अवतरित हुआ। लेकिन रामापिथेकस मानव 2 भागों में बट गए, क्योंकि मानव में 2 प्रकार के विशिष्ट गुण होते हैं, या तो मानव बहुत आलसी होगा या तो मानव बहुत ज़्यादा मेहनती होगा। तो इसमें से जो रामापिथेकस में जो आलसी प्रवृत्ति के मानव थे उन्होंने अपना निवास स्थान जंगलों में ही बनाना पसंद किया, क्योंकि जंगल में कंद मूल फल फूल खाकर जीवन को गुजारा करना बहुत ही आसान था। जंगल में रहते हैं तो भोजन की तलाश में बहुत दूर तक नहीं जाना पड़ता, सिर्फ फल फूल पत्तियां खा के हम अपने जीवन को बिता सकते थे। नौकरी के लिए हमें दौड़ना भागना नहीं पड़ता। तो आलसी मानवों ने जंगल में शरण ली और वही वर्तमान समय में आपको बंदरों के रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि आधुनिक बंदर जो हैं वो जंगलों वाली प्रजाति है रामापिथेकस की, लेकिन दूसरी जो मेहनती प्रजाति थी वह मैदानी क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ी।
और मैदानी क्षेत्रों में बढ़ने के साथ साथ इनमें 4 प्रकार के इवोल्यूशन हुए, 4 बदलाव हुआ, जिन्होंने मानव को आज का आधुनिक मानव का स्वरूप दिया। अब देख लीजिए कैसे। मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो रामापिथेकस मानव जब मैदानी क्षेत्रों में पहुंचा तो रेंगते हुए पहुंचा, यानी कि घुटने के बल चलते हुए पहुंचा, और यही घुटने के बल चलने वाले मानव को नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। तो आपको मैदानी क्षेत्रों का पहला मानव मिल गया जिसको हमने नाम दिया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लेकिन इससे पूछा क्या जाता है, प्रश्न यही पूछा जाता है कि वह प्रथम मानव कौन है जो घुटने के बल चलता था, यानी कि 4 पैरों पे चलता था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव घुटने के बल चलता था और इसीलिए इसे चौपाया मानव बोला गया। तो चौपाया मानव कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। लेकिन चौपाया मानव में धीरे धीरे बदलाव हुआ और यह अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर चलना प्रारंभ करता है। और जैसे ही ये खड़ा होकर चलना प्रारंभ करेगा 2 पैरों पर सीधे होकर, तुरंत आपके एग्जाम का एक प्रश्न बन जाएगा, वह प्रथम मानव कौन है जिसने अपने पैरों पे, दोनों पैरों पर सीधा होकर चलना प्रारंभ किया? तो वह मानव है होमो इरेक्टस मानव। यानी कि सबसे पहले सीधा खड़ा होकर किस मानव ने चलना प्रारंभ किया? तो आपका उत्तर होगा होमो इरेक्टस मानव। और होमो इरेक्टस मानव के ही जो कंकाल पाए गए हैं, अवशेष पाए गए हैं, विश्व में भी विशिष्ट स्थानों से पाए गए हैं और भारत के संदर्भ में भी पाए गए हैं। अभी इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। अगर मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो चौपाए मानव के रूप में या घुटने के बल चलने वाले मानव के रूप में आप एक नाम जानते हैं जिसको कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस। 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव कौन है? होमो इरेक्टस मानव, जो सीधा खड़ा होकर 2 पैरों पर चलना प्रारंभ करता है और इसीलिए इसे नाम दिया गया 2 पाया मानव, यानी 2 पैरों से चलने वाला मानव। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले 2 पैरों पर सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव कौन है, तो आपका उत्तर होगा होमो इरेक्टस मानव। इसके बाद जब मानव के हाथ स्वतंत्र हो गए तो फिर बदलाव देखने के लिए मिलेगा। अब मानव का हाथ खाली है तो वो कई कार्य करेगा, ढेर सारे काम करेगा और काम के साथ साथ उपकरणों को बनाएगा भी। अब उपकरण बनेगा तो उपकरण में सबसे पहला उपकरण कैसे बनाएगा? सोचिए, सबसे पहले पहिया तो बना नहीं देगा, उसे ये थोड़ी है कि मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान जल्दी पहुंचना है, ये तो बाद में विकसित होगा कि मुझे दूरी कम करनी है। उस समय तो उसकी सोच ही उतनी विकसित नहीं होगी। तो मानव ने देखा होगा कि जब वह शिकार करने जाता है तो जानवर भी अगर खतरनाक है तो उसके ऊपर शिकार, उसी का शिकार कर लेते होंगे। मानव ने इससे सीखा होगा और सबसे पहले ही मानव ने बनाया होगा हथियार, जिससे वह अपना बचाव पशुओं से कर सके। और क्योंकि हाथ स्वतंत्र हो गए अब मानव के, तो उपकरणों का निर्माण करना भी आसान हो गया। और आपको पहला इंजीनियर मानव पूरे इतिहास में देखने के लिए मिलता है, कौन सा? निएंडरथल मानव। तो आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे ही बदलाव हुआ मानव के स्वरूप में, वहीं से एक प्रश्न आपके एग्जाम में, किस मानव ने सबसे पहले उपकरणों का निर्माण करना प्रारंभ किया? प्रथम निर्माता मानव किसे कहा जाता है? प्रथम इंजीनियर मानव किसे कहा जाता है? प्रथम अभियंता मानव किसे कहा जाता है? इन सबका एक जवाब है निएंडरथल मानव। याद रखिएगा, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आगे भी पूछी जाएंगी, क्योंकि यह मानव के उद्भव और विकास से संबंधित प्रश्न है। तो निएंडरथल मानव प्रथम अभियंता मानव हुआ जिसने उपकरणों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। लेकिन उस समय इसके पास बीटेक की डिग्री नहीं थी और ना ही कोई मांगता था समाज में कि आपके पास बीटेक की डिग्री होगी तभी आपको इंजीनियर बनाया जाएगा और तभी आप उपकरणों का निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, उस समय किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था समाज में, सब अपने उपकरणों का निर्माण कर सकते थे अपने बचाव के लिए। और अगला मानव, जब उपकरण बन गए, बचाव सुनिश्चित हो गया, तो अब इंसान थोड़ा सा अपने जीवन को बचाने के लिए आश्वस्त हो गया कि अब हमारे पास उपकरण हैं तो हम अपना बचाव कर सकते हैं। अब अगर बचाव करने का ख्याल आ गया, हम सुरक्षित हैं, तो हमें अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचने का समय मिल जाता है, क्योंकि अब हम ये सोच चुके हैं कि हम पूरी तरह सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे पास उपकरण हैं। और जब उपकरण है हमारे पास तो हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। तो मानव पूरी तरह से निश्चिंत हो गया और निश्चिंत हुआ तो उसे अपने बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचने का मौका मिल गया। और इसी प्रकार जो पहला बदलाव हुआ वह आधुनिक मानव के स्वरूप में हुआ। और आपने अगला बदलाव देखा होमो सैपियंस मानव को, यानी कि निएंडरथल मानव के बाद जो मानव धरती पर अवतरित हुआ उसी को हम कहते हैं होमो सैपियंस मानव। यह मानव बुद्धि से प्रबुद्ध था,
यह अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग करना जानता था, और क्योंकि यह अपनी बुद्धि का समुचित प्रयोग करना जानता था तो इस मानव ने धीरे धीरे आविष्कार पे आविष्कार करना प्रारंभ किया। और उच्च पुरापाषाण काल में इसी मानव की अधिकता आपको सबसे अधिक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि बदलाव पूरे दौर पे हो चुका था और होमो सैपियंस मानव ने पूरे काल को ही बदल दिया। नवपाषाण काल में जब उसने निर्माण किया पहिए का, आग का उचित प्रयोग करना सीख लिया, तो आप नए काल के रूप में आद्य ऐतिहासिक काल का प्रारंभ देखने के लिए प्राप्त करते हैं। ये होमो सैपियंस मानव ही जो उच्च पुरापाषाण काल में अपने विकास को आगे ले जाता है, वही बदलाव लाता है पूरे प्रागैतिहासिक काल में, क्योंकि वह प्रकृति से लड़ना सीख चुका होता है। अब देखिए, इतनी चीजें हो गई मानव के उद्भव और विकास से। सबसे पहला मानव रामापिथेकस मानव। मैदानी क्षेत्रों में चौपाया मानव कौन कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। घुटने के बल चलने वाला मानव कौन है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। सबसे पहले सीधा खड़ा होकर दो पैरों पर चलने वाला मानव कौन है? होमो इरेक्टस मानव। सबसे पहले हथियार बनाने वाला अभियंता मानव कौन है? तो निएंडरथल मानव। और बुद्धि का प्रयोग सबसे अधिक करने वाला मानव कौन है? तो वह है होमो सैपियंस मानव। लेकिन अब प्राचीन काल में इससे संबंधित प्रश्न कौन से पूछ लिए जाते हैं? विश्व के परिप्रेक्ष्य में निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित मानव के उद्भव और विकास से जो पहला प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि विश्व में मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य क्या मिले, कहां से प्राप्त हुए? विश्व में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य, क्योंकि होमो इरेक्टस मानव सीधा खड़ा होकर दो पैरों पर चलने वाला प्रथम मानव था, तो विश्व में होमो इरेक्टस मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले? तो एक देश है जिसका नाम है चीन, जो कि हमारा पड़ोसी मतभेदी देश है, जो लगातार हमारे कामों में अड़ंगा डालता ही रहता है, हमसे युद्ध करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी थोड़ा सा दाना पानी डाल के उकसाता रहता है। वही देश है चीन, जो जहां से होमो इरेक्टस मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भारत के संदर्भ में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में होमो इरेक्टस मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो दोस्तों, भारत में एक राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है हथनौरा, और इसी हथनौरा जिला में एक घाटी है जिसको आप कहते हैं नर्मदा घाटी। यही नर्मदा घाटी से वर्ष 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा खोजा गया पहला होमो इरेक्टस मानव का प्राचीनतम साक्ष्य भारत में। तो याद रखिएगा, विश्व के परिप्रेक्ष्य में होमो इरेक्टस मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य चीन से मिला है। चीन का एक क्षेत्र है चीन जो कुतियान, वहां से प्राप्त किया गया है सबसे पहला और प्राचीनतम साक्ष्य होमो इरेक्टस मानव का। भारत में होमो इरेक्टस मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के हथनौरा जिला में नर्मदा घाटी से प्राप्त किया गया है, जो कि खोजा किसके द्वारा गया? ये भी लिख लीजिए, खोजा किसके द्वारा गया? यह खोजा गया वर्ष 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा। तो इतनी चीजें नोट कर लीजिए। भारत में मानव के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के हथनौरा जिले के नर्मदा घाटी से प्राप्त किया गया, जिसे वर्ष 1982 में अरुण सोनकिया ने खोजा। और आप जानते हैं, इस कंकाल को एक नाम दिया गया है, एक विशिष्ट नाम दिया गया जो भारत से प्राप्त किया गया, भारत के मध्य प्रदेश के नर्मदा घाटी से, उसे नाम दिया गया नर्मदा मैन का। यानी कि नर्मदा घाटी में प्राप्त किया गया तो वह नर्मदा मैन है। और पूछ लिया जाता है नर्मदा मैन की प्राप्ति कहाँ से की गई है, तो आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश के हथनौरा जिला के नर्मदा घाटी क्षेत्र से। तो निम्न पुरापाषाण काल में अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई वह सब महत्वपूर्ण है, और इन सब टॉपिकों से आपके एग्जाम में हूबहू प्रश्न पूछ लिया जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम अगला काल, निम्न पुरापाषाण काल के बाद मध्य पुरापाषाण काल देखते हैं। बेटा वीडियोस थोड़ी लंबी जरूर हैं, लेकिन ये जान लीजिए इनसे ऊपर आपके एग्जामिनेशंस में कोई प्रश्न नहीं आने वाला है और ना ही कभी आएगा। ठीक है, तो अगला जो काल बांटा गया है पुरापाषाण काल को, उसको हम कहते हैं मध्य पुरापाषाण काल या मिड लोअर पैलियोलिथिक एज। मध्य पुरापाषाण काल
और यह काल चलता है कब से कब तक? 1,00,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। छोटा डिवीज़न है, 60 सालों का अंतर है लगभग। तो लगभग 60,000 वर्षों का लगभग 60,000 वर्ष का समय लगा मध्यपुरा पाषाण काल में। लेकिन इस काल में मानव ने बहुत तरक्की कर लिया। आपने देखा मानव का उद्भव और विकास निम्नपुरा पाषाण काल में प्रारंभ हो चुका था। इस प्रकार मध्यपुरा पाषाण काल में जो मानव आया उसने अपने उपकरणों को पत्थरों के आधार पर बनाने की कला सीख ली और एक नई संस्कृति में, जिसे हम कहते हैं फलक संस्कृति। निम्नपुरा पाषाण काल में 2 संस्कृतियां थीं, जिसमें से पहली संस्कृति थी चापर चापिंग व पेबुल संस्कृति और दूसरी थी हस्तकुठार संस्कृति। लेकिन जब मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरणों की बात की जाए तो एक नई संस्कृति में इसके उपकरण बनाए गए, जिसे आप कहते हैं फलक संस्कृति। तो मध्यपुरा पाषाण काल में जितने भी उपकरण बने वो सब फलक संस्कृति के ऊपर आधारित बने। और इस काल में जो उपकरण बनाए गए वह क्वार्टजाइट पत्थर से बनाए गए। इस बात को याद रखिएगा, क्वार्टजाइट पत्थर वे पत्थर होते हैं जिनको आसानी से तोड़कर उपकरणों के रूप में निर्माण करना आसान होता है। उसे तोड़कर आसानी से उपकरणों में बदला जा सकता है, ऐसे पत्थर होते हैं क्वार्टजाइट पत्थर। और फलक संस्कृति में जितने भी उपकरण बनाए गए हैं या जिनके अवशेष प्राप्त किए गए हैं वो सभी किसके प्राप्त किए गए हैं? क्वार्टजाइट पत्थरों के ही प्राप्त किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ मध्यपुरा पाषाण काल से बहुत प्रश्न तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि मध्यपुरा पाषाण काल का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य विश्व में कहाँ से प्राप्त किया गया, यानी विश्व में मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है? तो ये इसका उत्तर है आपका फ्रांस की ही एक घाटी है जिसका नाम है ले मुस्टियर। ले मुस्टियर घाटी से सबसे पहले फ्रांस में मध्यपुरा पाषाण काल संबंधी स्थल प्राप्त किए गए। और अगर भारत के संदर्भ में बात की जाए कि भारत में सबसे पहले मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित स्थल कहाँ से प्राप्त किया गया, तो वर्ष 1858 में सर एच.डी. संकालिया के द्वारा प्रवरा नदी के अवक्षेपों से महाराष्ट्र में खोजा गया सबसे पहले मध्यपुरा पाषाण कालिक स्थल। तो इसे नोट कर लीजिए, भारत में सबसे पहले महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के निक्षेप से। तो मध्यपुरा पाषाण काल संबंधी स्थल भारत में जो प्राप्त किए गए वह महाराष्ट्र के प्रवरा नदी के अवक्षेपों से प्राप्त किए गए। और यही पूछ लिया जाता है भारत में इसकी खोज किसने की, तो खोज करता है इसके एच.डी. संकालिया, एच.डी. संकालिया। अगर वर्ष पूछ ले तो वर्ष याद रखिएगा 1858। लेकिन भारत में सिर्फ महाराष्ट्र से ही मध्यपुरा पाषाण काल संबंधी स्थल नहीं प्राप्त किए गए हैं। जब आपसे पूछे भारत में किस स्थल से मुख्य रूप से मध्यपुरा पाषाण कालिक स्थल प्राप्त किए गए हैं, तब आपका उत्तर बदल जाएगा। भारत के अन्य स्थल जहां से मध्यपुरा पाषाण कालिक स्थल प्राप्त किए गए हैं मुख्य रूप से सबसे पहला तो आपका महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है जिसको आप नाम जानते होंगे, निवासा। महाराष्ट्र का निवासा जो क्षेत्र है वहाँ से सबसे ज़्यादा मध्यपुरा पाषाण कालिक स्थल प्राप्त किए गए। और उसके बाद दूसरा क्षेत्र है राजस्थान। राजस्थान के बागौर से और थार से, प्रमुख रूप से थार ही जाना जाता है, थार का मरुस्थल आप सभी सुने होंगे। तो राजस्थान का थार क्षेत्र जो था वहाँ प्रमुख रूप से मध्यपुरा पाषाण कालिक स्थल प्राप्त किए गए, उपकरण प्राप्त किए गए। इसके साथ ही साथ राजस्थान के बागौर से भी उपकरण प्राप्त किए गए, लेकिन प्रमुख रूप से जब भी बात की जाएगी तो महाराष्ट्र के निवासा और राजस्थान के थार से। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सोहन घाटी क्षेत्र से, बेलन घाटी क्षेत्र से, और उसके बाद मध्य प्रदेश से भी प्राप्त किए गए हैं स्थल। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक से भी कुछ स्थल प्राप्त किए गए हैं, आंध्रा से भी प्राप्त किए गए हैं। लेकिन प्रमुख रूप से ही पूछा जाता है प्रमुख रूप में भारत के किस स्थलों से मध्यपुरा पाषाण कालिक उपकरण और स्थल प्राप्त किए गए हैं, तो आपका उत्तर है महाराष्ट्र के निवासा और राजस्थान का थार। इतनी ही चीज़ें हैं मध्यपुरा पाषाण काल में। तो मध्यपुरा पाषाण काल की संस्कृति किस पर आधारित थी, तो फलक की संस्कृति पर।
इस समय के उपकरण किस चीज़ों से बनाए गए? तो क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाए गए, जिनको आसानी से तोड़कर उपकरणों का आकार देना संभव था, ऐसे पत्थरों से। विश्व में मध्यपुरा पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल कौन से हैं? तो फ्रांस का ले मुश्टियर घाटी। भारत में सबसे प्राचीनतम स्थल कौन सा है? महाराष्ट्र का प्रवरा नदी के अवक्षेपों से जो एच.डी. संकालिया के द्वारा 58 में खोजा गया, वही सबसे प्राचीनतम स्थल है। बाकी भारत में महाराष्ट्र का निवासा सबसे प्रमुख स्थल है। भारत का राजस्थान का थार सबसे प्रमुख स्थल है मध्यपुरा पाषाण काल का। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सोहन घाटी और बेलन घाटी से, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, आंध्रा से भी कई स्रोत प्राप्त किए गए हैं। इतना नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं उच्चपुरा पाषाण काल की तरफ। अब तीसरा विभाजन है पुरा पाषाण काल का, जिसे आप जानते हैं अपर पैलियोलिथिक एज के नाम से, यानी उच्च पुरा पाषाण काल के नाम से। इसके समय काल की बात की जाए तो 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। ये अंतिम डिवीज़न है किसका? पुरा पाषाण काल का। पुरा पाषाण काल के 3 विभाजन थे, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। तो अब आप पढ़ने जा रहे हैं उच्च पुरा पाषाण काल। अब उच्च पुरा पाषाण काल की बात अगर की जाए बच्चों, तो उच्च पुरा पाषाण काल के कई स्थल हैं जो भारत से प्राप्त किए गए हैं और जिनका इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रह चुका है। उच्च पुरा पाषाण काल की बात की जाए तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बदलाव हुए। पहला जो बदलाव हुआ वह हुआ आधुनिक मानव का उद्भव और विकास। आपने मानव का उद्भव और विकास निम्न पुरा पाषाण काल में पढ़ा, लेकिन आधुनिक मानव का उद्भव और विकास जो प्रारंभ वर्ष है या समय काल है, वह आपका उच्च पुरा पाषाण काल है। इसी काल में आधुनिक मानव का स्वरूप पृथ्वी पर अवतरित हुआ और नए नए आविष्कार करना प्रारंभ किया। और दूसरा, चकमक उद्योगों का निर्माण। चकमक उद्योगों का मतलब उपकरण बनाने के लिए उद्योग, सौंदर्य प्रसाधन के लिए बनाने के लिए उद्योगों का निर्माण। ये सब कब प्रारंभ हुआ? ये सब प्रारंभ हुआ दोस्तों उच्च पुरा पाषाण काल के समय। तो ये 2 महत्वपूर्ण कार्य हुए उच्च पुरा पाषाण काल में, और यहीं से ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आधुनिक मानव का उद्भव और विकास किस काल में प्रारंभ हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल। चकमक उद्योगों की स्थापना किस काल में हुई जिनसे उपकरणों को बनाना और आसान हो गया? तो वह है उच्च पुरा पाषाण काल। और इस काल में जो उपकरण बनाए गए वह किस पद्धति पर आधारित थे? तो वो आधारित थे ब्लेड पद्धति पर। और ये ब्लेड पद्धति भी, चाहे आप क्रोड पद्धति पढ़िए, फलक की पढ़िए या ब्लेड पद्धति पढ़िए, ये तीनों एक विधि पर काम करती हैं जिस विधि का नाम है क्लैक्टोनिक विधि। वैसे ये बहुत ही अंदर का प्रश्न है, क्लैक्टोनिक। इतना अंदर से प्रश्न नहीं पूछा जाता किसी भी एग्जामिनेशन में, लेकिन आप जानते रहिए कि क्लैक्टोनिक विधि क्या है, क्योंकि क्लैक्टोनिक विधि के ऊपर ही क्रोड की पद्धति काम करती है, जो कि आपको निम्न पुरा पाषाण काल में देखने के लिए मिलती है, जिसमें आप विदारडी, खंडक और अन्य उपकरण देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लैक्टोनिक विधि पर आधारित थी। क्लैक्टोनिक विधि में जो उपकरण निर्मित किए जाते हैं उनका स्वरूप यही होता है कि एक बड़ा सा पत्थर लिया जाएगा और उसे काट छांट कर ही एक नया उपकरण बनाया जाएगा। क्लैक्टोनिक विधि वह विधि है जिसके माध्यम से एक बड़े पत्थर को काट और छांट कर नए उपकरणों को बनाया जाएगा। तो यही है क्लैक्टोनिक विधि। तो आपने उच्च पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल तीनों पढ़ लिया, लेकिन उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित विश्व के परिप्रेक्ष्य में स्थल भी पूछा जाता है, इसके साथ ही साथ भारत के संदर्भ में भी पूछा जाता है। ये दोनों चीज़ें तो रट्टा मार लीजिएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए उच्च पुरा पाषाण काल की, तो विश्व में फ्रांस का एक घाटी है जिसे आप बोलते हैं मगदालिनी। फ्रांस के मगदालिनी घाटी से ही उच्च पुरा पाषाण कालीन संबंधित सबसे प्राचीनतम स्थल प्राप्त किए गए हैं। और अगर भारत के संदर्भ की बात की जाए तो भारत में ऐसे कई स्थल मिल जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश में 2 क्षेत्र हैं, एक तो आपका बेलन घाटी का क्षेत्र, बेलन घाटी में आपका इलाहाबाद, प्रतापगढ़,
सुल्तानपुर जैसे क्षेत्र आते हैं। दूसरा है सोहन घाटी क्षेत्र। सोहन घाटी क्षेत्र में आपका मिर्ज़ापुर और सोनभद्र जैसा, चंदौली जैसा क्षेत्र आता है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश से भी उच्च पुरा पाषाण काल संबंधी स्थल पाए गए हैं और मध्य प्रदेश के हथनौरा से प्राप्त किए गए हैं। और उसके बाद राजस्थान आ जाता है बेटा। राजस्थान से भी उच्च पुरा पाषाण काल संबंधी उपकरण प्राप्त किए गए हैं, स्थल प्राप्त किए गए हैं। और राजस्थान का जो क्षेत्र है उसका नाम है बागोर। तो यह हो गया पूरा आपका पूरा पाषाण काल। हमने जो समय काल पढ़ा 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ये कंप्लीट हो गया। मैंने आपको पूरा पाषाण काल के कुल 3 डिवीजन बताए, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल में ही आधुनिक मानव का उद्भव और विकास प्रारंभ हुआ, चकमक उद्योगों का निर्माण और स्थापना प्रारंभ हुआ। इस काल में जो उपकरण बने वह ब्लेड की पद्धति पर आधारित थे, लेकिन विधि जो प्रयोग होती थी उपकरणों को बनाने में वह क्लैक्टोनिक विधि होती थी। और क्लैक्टोनिक विधि वह विधि है जिसके द्वारा एक ही पत्थर को काट और छांट कर उपकरणों को बनाया जाता था। विश्व में उच्च पुरा पाषाण काल के सबसे प्राचीनतम स्थल फ्रांस के मगदालिनी से प्राप्त हुए हैं। भारत में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी और सोहन घाटी क्षेत्र प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश का हथनौरा क्षेत्र प्रमुख रूप से जाना जाता है और राजस्थान का बागौर क्षेत्र प्रमुख रूप से जाना जाता है। इतनी चीज़ें हैं बेटा हमारे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल से संबंधित। ठीक है, इतनी चीज़ें नोट कर लीजिए। अब कुछ स्रोत प्राप्त हुए हैं, कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं इन कालों से संबंधित, उनके लिए मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देख पाएंगे कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल के जो उपकरण बने हुए हैं वो किन किन स्थलों से प्राप्त किए गए हैं, क्योंकि एग्जामों में प्रश्न वहीं से पूछ लिया जाता है। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि भारत में डायनासोर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। आपके लिए कौतूहल का विषय होगा कि डायनासोर भी भारत में था क्या, तो डायनासोर के भी साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं भारत से। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं सिर्फ साक्ष्यों को रखूंगा। पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं जिनको जहाँ से प्राप्त किया गया है उन सभी स्रोतों को मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो ये वीडियो पूरा देखिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन टफ होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो प्रतियोगी परीक्षा है उसका एक अलग ही लेवल आपको देखने के लिए मिल रहा है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। तो आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम आपका एग्जामिनेशन आपको देगा, क्योंकि विद्या ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे आप प्रतियोगी परीक्षाओं को धराशाही कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, भूलिएगा मत। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। धन्यवाद।